देखो, सेंसस मेथड ऑफ कलेक्शंस ऑफ डाटा एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। व्हाट इज सेंसस मेथड? सेंसस मेथड का मतलब क्या होता है? डीपली एग्जामिन करना किसी चीज को। अब मान लो सेंसस मतलब पॉपुलेशन कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो डीपली एग्जामिन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? डीपली एग्जामिन कब करना पड़ता है? जब डाइवर्स इन करेक्टर हो पॉपुलेशन में, मतलब जो हमारा डाटा है वो डाइवर्स इन नेचर हो, वो डिफरेंस हो, मतलब ये इससे डिफरेंस है, ये इससे डिफरेंस क्या, करोड़ों लोग हैं, सभी एक दूसरे से भिन्न है, कोई सेम सिमिलर पॉइंट नहीं है ना। सैंपल वहां पे उठाया जाता है जहाँ पे सेम चीज हो। जैसे मान लो मैंने बोला था 1 करोड़ लाइटें हैं, उसमें से 10 सैंपल उठाए और उसके बेसिस पे पूरे 1 करोड़ पीस को जज कर दिया गया कि वो सैंपल प्रॉपर है, ठीक है ना। अब मान लो 10 की 10 ठीक निकल गई, तो अब मान लो जैसे सब्जी वाले के जाते हो तुम, तो सब्जी पे एक सैंपल उठाते हो, थोड़ा सा खा के देखते हो, हाँ भाई कैसा है सारा का सारा। यूं थोड़ी अब सारी खा के देखोगे, पहले 1-2 किलो, फिर अगले पे चल गए 1-2 किलो खा के देखोगे, ठीक है। तो ये बात है, नहीं करके देख सकते ना, तो सैंपल ही उठाया जाता है थोड़ा सा, यूं थोड़ी है सारा खा के देखेंगे पहले फिर बताते हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो सैंपल मेथड समझ आया नहीं आया? सैंपल मेथड का मतलब एक छोटे से सैंपल को उठा के पूरी पॉपुलेशन को, पूरे डाटा को जज कर देना उसके बेसिस पे, दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड, ठीक है ना। एंड सेंसस मेथड किसको बोलते हैं? डीपली एग्जामिन करना, एक एक फैक्ट को डीपली एग्जामिन करना। और वो डीपली एग्जामिन क्यों किया जाता है? क्योंकि सभी लोग डाइवर्स इन करेक्टर है। मान लो तुम कुछ और पढ़े लिखे हो, मैं कुछ और पढ़ा लिखा हूँ, तीसरा आदमी कोई और कुछ पढ़ा लिखा है। मान लो पॉपुलेशन कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, सेंसस हमारे देश में हर साल में 10 बार होता है, 1 बार होता है, 10 साल में 1 बार होता है, ठीक है ना। 10 साल में 1 बार सेंसस कैलकुलेशन होता है। 2011 में हुआ था, 2021 में हुआ था, 2031 में होएगा, 41 में होएगा, 51 में होएगा, ऐसे हर मतलब 10 साल में 1 बार होता है। उसके अंदर में सारी चीज एग्जामिन की जाती है, मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मेल फीमेल है एक फैमिली के अंदर में, कितनी लिटरेसी रेट है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने गवार लोग हैं, है ना। सारी चीज मतलब उसके अंदर में होती है, ठीक है। तो ये बात है, हर चीज उसके अंदर में लिखी होती है, तो उससे पता चलता है। नेट पे तुम लिख देते हो 1 मिनट में कि सार की पॉपुलेशन कितनी है, आ जाता है नहीं आ जाता? इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, सब कुछ आ जाता है। वो कैसे आता है? सेंसस की वजह से आता है। हमारे देश के अंदर में सेंसस नाम की चीज है। सेंसस का मतलब होता है डीपली एग्जामिन करना, हर चीज को, हर फैक्ट को एग्जामिन करना, ठीक है ना। बात ये है। तुम्हारे आए थे क्या चेक करने के लिए? क्या करा ही नहीं तुमको चेक? आए थे? अच्छा, पॉपुलेशन कैलकुलेशन के लिए जनगणना वाले नहीं होते, मेरे को लगा ही नहीं, ठीक है। समझाया? सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। देखो कंसेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैंपल, देखो देखो इन स्टैटिस्टिक यूनिवर्स और पॉपुलेशन। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स का मतलब डाटा बोला गया है यहाँ पे, यूनिवर्स का मतलब डाटा बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। और पॉपुलेशन सिंपली रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ इट्स आइटम्स टू बी स्टडीज फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पर्पज है ना, तो पॉपुलेशन बोल रहे हैं हम, है ना, यूनिवर्स बोल रहे हैं हम, वो पूरा का पूरा डाटा को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मान लो 1 करोड़ लाइट के पीस है, तो वो ऑल जो लाइट्स हैं वो पूरी की पूरी यूनिवर्स है। मान लो मेरे को 10 लोगों को एग्जामिन करना है, तो वो यूनिवर्स हो गया डाटा का। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? जिसमें मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है ना। मान लो मेरे को हिसार में इन्वेस्टिगेट करना है, 1 लाख लोगों तक मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो क्या यूनिवर्स है हमारे लिए। यूनिवर्स क्या है? वो डाटा जिसमें से हमको एग्जामिन करके, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट्स बनानी है, सही है ना। अपने लिए वो यूनिवर्स है। मैं बार बार यूनिवर्स किसके लिए बोल रहा हूँ? अपने डाटा के लिए बोल रहा हूँ यूनिवर्स, ओके। तो ये बात है। अब आगे देखो, सेंसस मेथड मैंने जैसे बताया था तुमको, एंड व्हाट इज सैंपल मेथड? मैंने सैंपल मेथड तुमको बताया। सैंपल मेथड का मतलब क्या होता है? कुछ सैंपल निकाल के पूरी यूनिवर्स को, पूरी पॉपुलेशन को जज कर देना उसके बेसिस पे, दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड। मान लो इन दोनों को उठा लिया, लास्ट वालों को, तुम्हारे मान लो स्कूल में से है, अब मान लो कोई प्लेइंग में नहीं, कुछ नहीं, 0, तो तुम्हारी सारी क्लास को जज कर दिया, ये इन दोनों जैसी होगी, क्या पता, हो सकता है, पॉसिबल है ना। मतलब 2 सैंपल उठाए, उन 2 सैंपल के बेसिस के पूरी क्लास को बदनाम होना पड़ा, होता है ना कई बार। 2 बेकार बच्चों को, बदमाश बच्चों को उठा लिया और उसके बेसिस पे क्या है, पूरी क्लास को जज कर दिया। गलत हो जाता है वो चीज, ठीक है। गलत इंप्रेशन पड़ता है आगे के लिए स्कूल का पूरा, है ना। तो ये कहने का मतलब है, पॉपुलेशन के अंदर में से कुछ सैंपल उठा के उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को, पूरे डाटा को जज कर देना, दिस इज कॉल्ड क्या? सैंपल मेथड। समझे? मैं तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल कोई भी हो सकता है। मान लो लाइट है, मान लो 1 करोड़ पीस है, 10 पीस उठाए, 10 के 10 ठीक निकले, प्रॉपर निकले, उन 10 के बेसिस पे 1 करोड़ लाइट्स के पीसीस को
वो कर दिया, जज कर दिया कि हाँ ये ऐसे होंगे, लेकिन सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सैंपल वहां उठाया जा सकता है जहाँ पे सिमिलर डाटा हो, है ना। अब लाइट है, सारे सेम है, अब इंसान तो सेम नहीं है ना, अब इंसान में डाइवर्सिटीज है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सभी अलग अलग लोग हैं, सभी अलग अलग प्रकार की दुनिया है, ठीक है ना। बात ये है, तो कहने का क्या मतलब है, डाइवर्सिटीज है, वहां पे सेंसस मेथड काम करता है। मेरे को अगर आपके बारे में जानना है ना तो आपसे पूछना पड़ेगा, समझ आ रही है बात, ये बात है। हम सैंपल नहीं उठा सकते ऐसे, मेरी बात समझे नहीं समझे। सैंपल मेथड का मतलब समझाया, सेंसस मेथड का समझाया, सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड, ओके। अच्छा, सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी कहाँ पे है, सेंसस मेथड कहाँ सुटेबल है। देखो, सेंसस मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली फॉर सच स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन विच हैज स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन हो जहाँ पे डाटा कम हो, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया कम हो, जहाँ पे हम पर्सनली जा जाके डाटा कलेक्ट कर सके, दिस इज कॉल्ड, है ना, सेंसस मेथड ना। अब सेंसस मेथड, अब एक आदमी थोड़ी पूरे देश की पॉपुलेशन को गिनता है, लाखों लोग होते हैं गिनने वाले, ठीक है ना, बात ये है। अच्छा, वाइड डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज होती है, इस वजह से भी सेंसस मेथड लगाया जाता है। अब तुम्हारी फैमिली में मान लो पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारी फैमिली में मान लो पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनकी फैमिली में पढ़े लिखे लोग हैं, डाइवर्सिटीज होगी ना, डिफरेंशिएशन हो गया नहीं हो गया, मतलब गिनना तो पड़ेगा ना। अब तुम मान लो साइंस के अच्छे ऊपर तो साइंस में, है ना, हमारे में कोई और कॉमर्स में ऊपर है मान लो, इनके में आर्ट्स में ऊपर है मान लो, तो मतलब सभी लोग एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है ना। डिफरेंस होने के कारण हमको इन डेप्थ स्टडी करना जरूरी है, इन डेप्थ स्टडी करे बिना हमको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है हमारे देश में, है ना। तो सेंसस मेथड इसलिए अप्लाई भी होता है ना। इसके बाद में आगे चलो, वाइड डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन, ये हो गया। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन, व्हाट इज इंटेंसिव एग्जामिनेशन, डीप एग्जामिनेशन की जहाँ पे जरूरत हो, डीप एग्जामिनेशन हो सकता है ना, यहाँ पे डीप एग्जामिनेशन ही तो होता है जहाँ पे डीप एग्जामिनेशन की जरूरत हो, हर फैक्ट को स्टडी करने की जहाँ पे जरूरत हो, डीपली स्टडी करने की जरूरत हो, वहां पे सेंसस मेथड लगेगा, बात खत्म, समझे। जहाँ पे डीपली स्टडी की बात आ जाती है, जहाँ पे डाइवर्सिटीज ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है, जहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को देखा जाता है, वो क्या है, सेंसस मेथड है। डिटेल में पढ़ना पड़े जहाँ पे, समझे, तो ये बात है। आगे चलो, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड हो, मतलब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम डीपली एग्जामिन कर रहे हैं किसी चीज को। डीपली एग्जामिन क्यों किया जाता है, ताकि हमको जो डाइवर्सिटीज है उसका प्रॉपर ज्ञान हो सके, ठीक है ना, डीपली एग्जामिन कर सके हम हर चीज को, ठीक है ना, तो ये बात है। आगे चलो, मेरिट्स क्या है सेंसस मेथड की, रिलायबल एंड एक्यूरेट। रिलायबल का मतलब क्या है, रिलाई करने लायक होता है, भरोसा करने लायक होता है डाटा। एक्यूरेट में इंफॉर्मेशन मिलती है, डीपली एग्जामिन किया जाता है तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। लेस बायस्ड, बायस्ड नहीं होता, मतलब मान लो मैं क्यों बायसनेस करूंगा, अगर मान लो सपोज दैट मैं डाटा इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूं तो मैं प्रॉपर इकट्ठा करूंगा ना, मैं क्यों बायसनेस उतारूंगा, मेरी बात समझ आ रही है, तो ये बात है। अब देखो, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। मान लो हम इसके घर पे गए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, भाई कितने मेंबर रहते हैं, 4 मेंबर रहते हैं, है ना, ये भी पूछ लिया साथ में कितने मेल फीमेल मेंबर रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, है ना, भाई कितनी कितनी एज के पर्सन रहते हैं, है ना, कोई मेडिकली कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सारी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ले आए हम, इसी को तो बोलते हैं सेंसस, समझे कि नहीं समझे। मैंने डीपली एग्जामिन कर लिया सारा का सारा फैक्ट, मतलब मैं एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन भी ले आया इनके घर पे जाके। इनके क्या पूरे देश में इसी ली जाती है, ताकि तभी तो पता चलता है हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी कितनी है, कितने बीमार लोग हैं, कितने स्वस्थ लोग हैं, कितने युवा हैं, कितने नहीं है ना, कैसे पता चलता है, सेंसस से तो पता चलता है। इनके क्या सभी के घरों में जाते हैं लोग चेक करने के लिए, जाते तो है जनगणना वाले, है ना। अब देखो, स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टर, डाइवर्स करेक्टर स्टडी करने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर जो है हमको स्टडी करने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन बहुत जटिल हो जाती है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से भिन्न है ना, कोई भी इंसान सेम नहीं है। अब मान लो मैं इनके घर पे जाता हूँ तो ये डिफरेंट है, अब हमारे कोई आएगा तो डिफरेंट है, मान लो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, सभी लोग डिफरेंट है, आपस में कोई एक जैसा नहीं है, समझ रहे हो, सभी लोग डिफरेंट हैं, इसीलिए तो सेंसस मेथड लगाया जाता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है सेंसस मेथड के थ्रू, जटिल से जटिल इन्वेस्टिगेशन सेंसस मेथड के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। आगे चलो,
इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है ना, सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुली यूज इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जैसे मान लो और एक्स्ट्रा भी देख लिया भाई तुम्हारे घर में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, है ना। और करप्शन भी देख सकते हैं भाई, मान लो मनरेगा की स्कीम है, नरेगा की स्कीम है, तुमको उसके तहत बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो करप्शन ही है ये देश में, सीधी सी बात है ना। डिमेरिट्स क्या है सेंसस मेथड की? कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, एमसीक्यू उठाइए एक बारी, महंगा पड़ता है, लार्ज मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। देखो एक आदमी की, जब एक आदमी से नहीं होता ना काम ये, मतलब समझ आ रही है बात। सेंसस मेथड है, डीपली एग्जामिन करना, करोड़ों लोग है देश में, ठीक है ना। क्या एक आदमी का पॉसिबल है ये करना? नहीं है ना, तो लार्ज मैन पावर की जरूरत है। लार्ज मैन पावर होगी तभी तो ये काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, समझे इस बात को। और नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि भैया टीम चाहिए अपनी को पूरी की पूरी, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है ये चीज। अच्छा, स्मॉल मेथड, सैंपल मेथड, व्हाट इज सैंपल मेथड? सैंपल मेथड वहां पे लिया जा सकता है जहां पे सिमिलैरिटीज हो। सैंपल कहाँ उठाया जा सकता है? जहाँ पे एक दूसरे में भिन्नता ना हो, डाइवर्सिटीज ना हो, मतलब डाइवर्सिटीज जहाँ पे नहीं होगी वहां पे सैंपल उठाया जा सकता है। और सैंपल उठा के आप उस सैंपल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को जज कर सकते हैं। सैंपल मेथड बोलते हैं इसको, समझे कि नहीं समझे? सैंपल मेथड का मतलब क्या है? जहाँ पे सिमिलैरिटीज पाई जाती है। मान लो ये चेयर है, एक जैसी 1 लाख चेयर है, 2 चेयर को चेक किया कि भाई ओके है, ओके है, बात खत्म। अभी थोड़ी 2 लाख की 2 लाख चेक करेंगे, समझे कि नहीं समझे बात? तो ये बात है, फैक्ट्री में बना माल, 2-4 चीजों को चेक किया, उसके बेसिस पे पूरे सैंपल ही उठाया जाता है ना, छोटा सा। ये थोड़ी है सारी की सारी चीजें चेक करेंगे एक एक। वारंटी नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में। अब मान लो लाइट है, तो लाइट को सारी को चेक नहीं किया जाता, 5 पीस उठाए ओके है, 5 ठीक निकले ओके, ठीक है, उसके बेसिस पे जज कर देंगे और वारंटी सेट कर देते हैं कंपनी वाले। वारंटी क्यों देते हैं? उनको पता होता है कि यार कोई खराब निकले तो कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होएगा, अगर कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होएगा तो वो हमारी लाइट, हमारा प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगा, समझे कि नहीं समझे? इसीलिए वारंटी दी जाती है किसी भी चीज की। कोई भी चीज में ले लो वारंटी तो होती है, यूं बिना वारंटी के तो चीज मिलती नहीं है, वारंटी और गारंटी तो होती है ना। अब कंप्रेसर है एसी का, उसका पता नहीं रहता कि भाई कितना टाइम होगा, एक्सपेक्टेड होती है लाइफ की, भाई हाँ एक्सपेक्टेडली 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, तो वो उतनी गारंटी दे देते हैं जितना चलेगा वो, समझे कि नहीं समझे? सैंपल के बेसिस पे देते हैं ना, पहले उन्होंने चेक किया होगा सैंपल निकाल के हमारा कंप्रेसर की क्वालिटी कितनी है और कितना टाइम तक सर्वाइव कर सकता है ये, ठीक है। तो ये बात है, सैंपल मेथड का मतलब समझ आया? ओके, सैंपल मेथड के बाद में आगे चलो। सुटेबल, सुटेबल कहाँ पे? जहाँ पे लार्ज इन्वेस्टिगेशन का एरिया हो। यार 2 करोड़ पीस चेक करने हैं, कैसे करेंगे चेक? 2 करोड़ पीस है, सुनने में कम लग रहे हैं, 2 करोड़ पीस लाइट्स के कैसे चेक होंगे? लाइट लगाने और बंद करने में आपकी सारी जिंदगी चली जाएगी, समझ आ रही है? 2 करोड़ पीस है, 2 करोड़ पीस, समझे? बात ये है। तो लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल मेथड जरूरी है, प्रैक्टिकल भी है, सीधी सी बात है यार, हर चीज कैसे चेक की जा सकती है, ठीक है, बात ये है। अच्छा, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है यहाँ पे। इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड, डाइवर्स आइटम तो बहुत कम होते हैं यहाँ पे, डाइवर्स आइटम में तो सैंपल उठाया ही नहीं जा सकता, है ना। सिमिलर आइटम जहाँ पे होंगे वहीं पे सैंपल उठाया जा सकता है, समझे? तो ये बात है। आगे चलो, मेरिट क्या? इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है। एक तो मैं 10 प्रोडक्ट की वो ले रहा हूँ, सैंपल लेके जज कर रहा हूँ, एक मैं 2 करोड़ पीस को स्टडी कर रहा हूँ, गलत है ना वो तो, समझे? टाइम सेविंग होगी, टाइम भी बचेगा अपना। अच्छा, और क्या होएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, एरर का भी पता चलेगा अपने को, लार्ज इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, खड़े टाइम पे भी लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब ऑफिस वर्क जो होता है आसान हो जाता है। एक तो आप टैली के अंदर में 1 करोड़ पीस को चढ़ा रहे हो, और एक आप 10 पीसों के बेसिस पे पूरे के पूरे उसको डाटा को चढ़ा रहे हो, आसान कौन सा पड़ेगा? वो सैंपल वाला आसान पड़ेगा, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाएगी, आसान हो जाएगा काम ये, ठीक है ना। अच्छा, मोर साइंटिफिक है, देखो सीधी सी बात है, साइंटिफिक भी है, हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता, प्रोफेसर फिशर ने बोला हुआ है ये बात, ठीक है। तो ये बात है। आगे चलो, डिमेरिट्स क्या है? पार्शियल है। अब देखो सीधी सी बात है, पार्शियल है। पार्शियल का मतलब किसी को भी उठा रहे हैं आप, मतलब पार्शियलिटी कर लेते हैं कई बार सैंपल उठाने में। मान लो तुम्हारा स्पोर्ट्स टीचर है, तुम्हारे स्कूल क्लास के अंदर में 100 बच्चे हैं, वो अच्छा खेलता था मान लो क्रिकेट, लेकिन उसको लिया नहीं गया क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर की उसके साथ लड़ाई हुई थी, तो पार्शियलिटी होगी ना। सैंपल उठाने में पार्शियलिटी हो सकती है,
ठीक है ना। अच्छा, रॉन्ग कंक्लूजन निकलेंगे अगर पार्शियलिटी होएगी, सही सैंपल उठाए नहीं जाएंगे तो क्या होएगा, रॉन्ग कंक्लूजन निकलेंगे, कंक्लूजन सही नहीं निकल पाएंगे। डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, अब ये भी समझ नहीं आता कि सैंपल कौन सा सेलेक्ट करें, एक ये भी समस्या कि सैंपल कौन सा सेलेक्ट किया जाए। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग ये सैंपल, सैंपल को फ्रेम करना भी एक दिक्कत ही है ना। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग सैंपल, इसके बाद में देखो क्या है, एक सैंपल को फ्रेम करना जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। अब पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला सैंपल का क्या करें, है ना। देखो सम टाइम द यूनिवर्स में बी सो डाइवर्स, बहुत ज्यादा डाइवर्स होती है, दैट इट बिकम डिफिकल्ट टू फ्रेम ए सैंपल, एक सैंपल नहीं बनाया जा सकता वहां पे, है ना। अब तुम चारों में से किसको सेलेक्ट करूं मैं, ये बताओ भाई, ये उस चीज में अच्छा है, ये किसी और चीज में अच्छा है, ये किसी और चीज, डाइवर्स हो ना, डाइवर्स हो, एक नहीं हो ना, समझे कि नहीं समझे। कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है ना। डाइवर्स इन नेचर है, हर इंसान किसी ना किसी चीज में होता है उसका दिमाग, समझे कि नहीं समझे, समझने की जरूरत होती है बस। अब तुम समझ ही नहीं पाओगे तो कैसे करोगे काम आगे, नहीं समझे, बात ये है। धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट आगे करो, ठीक है, बात ये है। स्किल्स मस्ट है, डिग्रियां है ना, माला बना के पहन लेना, डिग्रियों का कुछ नहीं बनने वाला, स्किल्स मस्ट है। मैं तो यही कहता हूँ, जो भी अपन ने किया आज तक स्किल के बेसिस पे किया है, डिग्रियां तो पड़ी है साइड में, डिग्रियों के बेसिस पे कुछ काम नहीं किया मैंने आज तक। स्किल्स जो है ना मस्ट है, ठीक है, डिग्रियां साइड में पड़ी रह जाती, चाहे वो 100% वाली हो, चाहे 90 वाली हो, चाहे 60 वाली हो, ठीक है। तो ये बात है, जिसको स्किल्स आती है वही बंदा पैसे कमा सकता है मार्केट में बैठ के, नहीं तो नहीं कमा सकता कोई, चाहे कुछ भी हो, चाहे PhD की डिग्री हो, चाहे तुम्हारे प्रधानमंत्री की डिग्री हो, ठीक है, नहीं कमा सकता, ठीक है। डिफरेंट देखो, डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग ए सैंपल, स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, एक एक्सपर्ट होना चाहिए सैंपल छाटने वाला, भी यूँ थोड़ी है कोई आलतू फालतू बंदा सैंपल छाट रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में देखो, इजेंशियल ऑफ ए सैंपल, एक सैंपल में क्या इजेंशियलिटीज होनी चाहिए, क्या चीजें रिक्वायर्ड है। देखो, रिप्रेजेंटेटिव ए सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टर ऑफ द यूनिवर्स, सारे के सारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। मतलब एक अच्छे सैंपल में क्या बातें होनी चाहिए, सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, वो ऐसा सैंपल होना चाहिए। मतलब एक ऐसा सैंपल, एक ऐसा उचित सैंपल जो सारे के सारे पॉपुलेशन को जज कर सके, सारे के सारे पॉपुलेशन को जज करने की उसके अंदर क्वालिटी हो, ऐसा सैंपल होना चाहिए। अच्छा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यूं नहीं है कि भाई जान करके मैंने इसको छाटा है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इन नेचर होना। मान लो 100 यूनिट है, 100 में से एक छाटा मैंने, वो इंडिपेंडेंट इन नेचर होना चाहिए, समझे, तो ये बात है। इसके बाद में आगे चलो, होमोजिनिटी का मतलब सारे सेम होंगे तभी तो चीजें छटेगी। अब मान लो हाथी की भीड़ है तो हाथी छटेगा, उसमें से बकरी छटेंगे अलग से, बकरी का सैंपल निकाल के हाथियों को जज करेंगे क्या, नहीं कर सकते ना। होमोजिनिटी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ मोर देन वन सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए यूनिवर्स, देयर देखो सैंपल्स शुड बी होमोजीनियस एंड नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। मतलब होमोजीनियस होने चाहिए वो सैंपल, सेम होने चाहिए वो सैंपल, समझे, तो ये बात है। एडुकेसी देखो, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल शुड बी फेयरली एडुकेट सो दैट सम रिलायबल कंक्लूजन। अब मान लो सपोज दैट, मान लो 1 करोड़ में से 10 पीस निकाले लाइट के, प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकल पाया, 100 पीस निकालो कम से कम, मतलब एक प्रॉपर सैंपल निकालो, यूं नहीं है 2 पीस निकाल लियो उसके बेस पे जज कर दिया, 100 पीस निकालो ताकि प्रॉपर कंक्लूजन पे आप आ पाओ कि भाई हाँ 100 पीस में जजमेंट कर रहा हूं मैं, 10-5 पीस में जजमेंट नहीं की, 100 पीस में जजमेंट की है। एडुकेसी आ पाएगी, जितना ज्यादा बड़ा सैंपल होएगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, जितना बड़ा सैंपल होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी ना, उससे सही कंक्लूजन निकल पाएंगे, सही रिजल्ट निकल पाएंगे कि भाई इन पीसीस में कितने पीसीस ठीक है और कितने खराब है, समझे। जितना ज्यादा सैंपल लोगे उतना ही फायदा है। अच्छा, मेथड ऑफ सैंपलिंग देखो, मेथड ऑफ सैंपलिंग में सबसे पहले देखो रैंडम सैंपलिंग मेथड आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो रैंडम सैंपलिंग मेथड आता है, एक नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड आता है। देखो रैंडम सैंपलिंग मेथड के अंदर में सबसे पहले आता है लॉटरी मेथड। अब लॉटरी मेथड है, लॉटरी के अंदर में क्या, मान लो 100 बंदों ने कोई फॉर्म भरा है, कुछ भी भरा है, रैंडमली उठाया मैंने, किसी का नाम आ गया, ये सिलेक्टेड है, बात खत्म, समझे। अब मैंने कोई क्वालिटी नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, रैंडमली कोई भी मतलब नंबर आया उसको मैंने उठा लिया, दिस इज कॉल्ड लॉटरी मेथड। टेबल ऑफ रैंडम नंबर देखा है, वो टेबल ऑफ रैंडम नंबर घूमती है कैसीनो में, है ना, 99 नंबर तक घूमती है, वो चक्रा घूमता है, वो गोल जो बॉल होती है जो जिस पे भी आएगी, मान लो तूने 78 डाला, तेरे 90 गुना हो जाएंगे पैसे, 90 गुना या 100 टाइम्स हो जाएंगे पैसे, होता है ना ऐसा,
समझे, मतलब आने के चांसेस भी तो बहुत कम होते हैं, समझे। ये सट्टा मटका सुने, मटका जिसमें नंबर लगते हैं, नंबर वाला मटका होता है कुछ, मैंने सुना है ये, ठीक है। जैसे गली देसावर वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या होता है, कुछ होता है ऐसा, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या होता है, 10 रुपये लगाए आपने, आपके 9,000 रुपये बन रहे हैं उसमें, इस तरह से है, मतलब नंबर्स आने का कुछ सिस्टम होता है उसमें, ठीक है। तो ये भी क्या है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर निकालते हैं, इनकी टेबल्स आती है, मतलब मैं तुमको ये समझा रहा हूँ, ये चीज़ समझा रहा हूँ, टेबल ऑफ रैंडम नंबर, ठीक है। रैंडमली आपका नंबर उठेगा, आपने मान लो 67 दिया नंबर, ये 99 या 100 नंबरों में से उठाएंगे रैंडमली नंबर, दिस इज कॉल्ड रैंडम टेबल नंबर, ठीक है ना। उससे क्या है, डाटा पता चलेगा भाई हाँ, उससे उसके बेसिस पे सैंपल उठाया मैंने, रैंडम नंबर पे टेबल ऑफ रैंडम नंबर से मैंने एक पॉइंट उठा लिया, समझे, वही डाटा सेलेक्टेड एज ए सैंपल। एक तो होता है लॉटरी मेथड, रैंडमली लॉटरी उठाई, सेलेक्ट कर लिया सैंपल, ठीक है ना। तो ये बात है। एक होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर, बताया ना मैंने। देखो मेरिट्स क्या है, किसी के साथ बायसनेस नहीं होगी, सभी को आने के इक्वल चांस होंगे ना, प्रोबेबिलिटी, ऑल जो यूनिवर्स में पॉपुलेशन है सभी को आने की इक्वल चांस है, इक्विवेलेंट चांस है। अब मान लो तुम सबकी पर्ची डाल के एक डब्बे में डाल दी, नाम उठा रहा हो, तो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हुई ना, एक डब्बे में नाम डालेगा ये सभी के, अब इसका आएगा तो इसकी किस्मत, इसका आएगा तो नाम इसकी किस्मत, समझे कि नहीं समझे, ये बात। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ, आप एक बार एक काम करेंगे, एक लॉटरी बनाएंगे डब्बे में, ठीक है, तो जिसका नाम आ गया उसके साथ टेस्ट, उसका टेस्ट लेंगे सारा दिन बिठा के, ठीक है तुम्हारे में से, ठीक है। तो ये बात है, सारा दिन टेस्ट देगा पड़ेगा यहीं पे बैठ के हफ्ते में एक बार करते हैं आप ये लॉटरी का सिस्टम, ठीक है आगे देखो, सारा दिन बिठा के यहाँ पे पड़ेगा अकाउंट वगैरह और सारी चीज़, ठीक है। आगे देखो, द यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल, यूनिवर्स को उस सैंपल द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है फेयरली। देयर इज वेरी, देखो दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, बहुत सिंपल मेथड है, कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, ये तो है ना, बात ये है। अब देखो दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, है ना। डिमेरिट्स क्या है, कई बार है ना निकल नहीं पाते वो कंक्लूजन जो निकलने चाहिए, लॉटरी मेथड है। अब मान लो कोई बेवकूफ़ निकल गए लॉटरी में, समझ रहे हो बात ये है, ठीक है। 100 बंदों की क्लास है, ठीक है, अब 100 में से 2 निकल गए फालतू लोग, बेकार जमा घटिया टुच्चे लोग बिल्कुल। अब उन 100 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, समझे, बात ये है अब उन 2 के बेसिस पे ना ये 100 बेवकूफ़ निकम्मे के लागे, इन 2 के बेसिस पे ये 100 निकम्मे के लागे, ये डिमेरिट है। समझाया नहीं आया, डिमेरिट समझ आई। मतलब लॉटरी मेथड में ये भी कमियां होती है कि भाई लॉटरी में तो कोई भी आ सकता है ना, लॉटरी में तो कोई भी आ सकता है, तो अब लॉटरी में आगे, लॉटरी में आगे तो क्या होएगा, इसका नुकसान है ना, कई जगहों पे नुकसान भी है और कई जगहों पे फायदा भी है लॉटरी का, समझे। सारे एक जैसे हो तो लॉटरी उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब डाइवर्सिटीज है, सपोज दैट 2 बेवकूफ लोग हैं, 100 में से 98 बढ़िया है, 98 में से आप लॉटरी उठा सकते हो उन 2 को साइड में करके, समझे। अब वो 98 बेचारे उन 2 के चक्कर में मारे गए, सही है कि नहीं है। लॉटरी मेथड कई जगहों पे ठीक भी है, लॉटरी मेथड कई जगहों पे ठीक नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं यहाँ पे, दोनों ही बातें हैं, ठीक है ना। ये डिमेरिट्स बता रहा हूँ मैं तुमको। रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंस आइटम इन द यूनिवर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइटम होती हैं जो यूनिवर्स में टेकन ही नहीं की जाती सैंपल के अंदर में, है ना, वेटेज नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंट वेटेज। मान लो इसको ज़्यादा वो अच्छा कुछ आता था, तुमको किसी फील्ड में और अच्छा काम आता था, उसको किसी और फील्ड में कोई और भी बहुत अच्छा काम आता था, लेकिन उनको वेटेज नहीं दी गई ना, सबको सिमिलर मानते हुए सैंपल उठाया गया, समझ रहे हो, तो वो गलत हो गया। मतलब एक इंपॉर्टेंट वेटेज जो देनी होती है वो नहीं दी गई, समझे, ये बात है। अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग और हैजार्ड सैम्पलिंग, हैजार्ड सैम्पलिंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग, ये रूल्स ऑफ सैम्पलिंग के अनुसार नहीं चलती। हैजार्ड सैम्पलिंग डज नॉट अलाउ एवरी आइटम, देखो एन इक्वल चांस, हैजार्ड सैम्पलिंग क्या है, सभी को इक्वल चांस नहीं देती यहाँ पे, है ना। अच्छा, और इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ द बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल, मान लो मेरे को ज़्यादा अच्छा वो लगता था लास्ट वाला, तो मैंने उसको उठाया सैंपल के रूप में, चाहे वो बेकार हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को अच्छा लगा, मैंने उसको उठा लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे साथ पार्शियलिटी नहीं हुई ना, तो इसको बोलते हैं हैजार्ड सैम्पलिंग। क्या, हैजार्ड सैम्पलिंग, समझे। मान लो मैंने इसको उठा लिया सैंपल के रूप में, स्पोर्ट्स के लिए इसको रिकमेंड किया, कैप्टन बनाना है किसी को स्पोर्ट्स का, इसको उठा लिया,
तो क्या हो गया, ये तुम्हारे बाकियों के साथ तो पार्शियलिटी होगी ना। मान लो तुम अच्छा खेलते थे लेकिन तुमको नहीं बनाया गया, क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ बायसनेस थी या कुछ भी थी। समझाई बात? ये हैजार्ड सैम्पलिंग होगी। अच्छा इसके बाद कर दें ये ना, करियो बटन। इसके बाद में आगे चलो, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देखो नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, देखो इसमें सबसे पहला नॉन रैंडम क्या मतलब, रैंडमली नहीं उठाया जाता है यहाँ पे। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब रैंडमली कोई डाटा नहीं उठाया जाता। रैंडम में तो क्या आ गया था, लॉटरी मेथड आ गया था, रैंडम टेबल नंबर मेथड आ गया था। लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर में प्रपोजिव और डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग। प्रपोजिव सैम्पलिंग क्या होता है, देखो प्रपोजिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैंपल। मान लो मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ तो मेरे को ज्यादा अच्छा पता है कि कौन ज्यादा बढ़िया प्लेयर है। मान लो ये बढ़िया प्लेयर है, एक वो बढ़िया प्लेयर है, एक मान लो ये बढ़िया प्लेयर है। मेरे को पता है हमारी क्लास में सबसे बढ़िया प्लेयर कौन है, तो मैं उस हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं प्रपोजिव सैम्पलिंग करूंगा। मतलब मैं सेलेक्ट करूंगा ना, एज ए जो सिलेक्टर है मैं सेलेक्ट करूंगा। अब टीम इंडिया है, टीम इंडिया में पता है मान लो 20 प्लेयर्स हैं, आईसीसी सेलेक्टर है, प्रपोजिव सैम्पलिंग करती है भाई हमारे यहाँ पे मान लो विराट कोहली बढ़िया खेलते हैं, ये बढ़िया खेलते हैं, केएल राहुल बढ़िया खेलता है, ये बढ़िया खेलता है, ये बढ़िया, सभी को उस हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग। कौन सी? डेलिब्रेटिव या प्रपोजिव सैम्पलिंग। सही है, तो ये बात है। फायदे क्या होते हैं, देखो एक्सपर्टाइज मिलती है। मान लो मैं एक्सपर्ट हूँ इन चीजों में, सिलेक्ट करने में और करने में, तो एक्सपर्टाइज मिल पाएगी, एक अच्छा सैंपल सेलेक्ट हो पाएगा। पूरी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, समझे, छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो देखो दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ द देखो इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम इन द सैंपल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। अब मान लो इसके अंदर में ये बॉलिंग अच्छी करता था, स्पेशल सिग्निफिकेंस है नहीं है, इसको इस वजह से सिलेक्ट किया गया। मान लो तुम कीपरिंग और बैटिंग अच्छी कर लेते थे तो तुमको इस वजह से सिलेक्ट किया गया, ये पूरी यूनिवर्स में से, पूरी पॉपुलेशन में से। तो कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस की वजह से सिलेक्ट कर पा रहे हैं एक्सपर्ट्स आपको, ठीक है, ये बात है। देखो सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डेलिबरेटली टर्न टू द पर्पज ऑफ स्टडी। भाई पर्पज ऑफ स्टडी से सिलेक्ट किया जाता है। इट इज वेरी सिंपल टेक्निक, सिंपल तो है ना। डीमेरिट्स क्या है, देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस हो सकती है। मान लो तुम अच्छा प्लेयर थे लेकिन मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तुमको उसको सेलेक्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि पर्सनल बायसनेस थी अपनी, उसको सेलेक्ट करा गया। क्यों? वो अच्छा प्लेयर ना होते हुए भी सिलेक्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मेरी पर्सनल बायसनेस थी तुम्हारे साथ, उसके साथ अच्छा व्यवहार था तो उसको सिलेक्ट कर लिया। होता है, फेडरेशन में भी होता है ऐसा, प्लेयरों को पीछे रख दिया जाता है, काबिल प्लेयरों को, और घटिया प्लेयरों को आगे निकाल दिया जाता है। होता है ऐसा। वो प्लेयरों का धरना जो हुआ था वो इसी वजह से तो हुआ था। मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है प्लेयरों को, है ना, समझे। तो पीछे प्लेयर दिल्ली में बैठे थे, देख ध्यान है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ठीक है। तो ये बात है, समझे, तो ये बात है। एक होता है स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग? देखो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज जनरली एडॉप्टेड व्हेन पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। मान लो तुम्हारे स्कूल में 11th क्लास है, 12th क्लास है। 11th के कॉमर्स के बच्चे अलग है, नॉन मेड के अलग है, मेडिकल के अलग है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है ना। अलग अलग ग्रुप से मेरे को 5-5 सैंपल उठाने हैं। दिस इज कॉल्ड क्या? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्या? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से मैंने कोई डाटा उठाया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तुम्हारे समझ आया? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स सैम्पलिंग, है ना। मतलब अलग अलग ग्रुप से मैं जब सैंपल उठा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, है ना। मिक्स सैम्पलिंग। देखो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, देखो यहां से पढ़ो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटा। एक होता है डाटा, एक होता है स्ट्राटा। डाटा से थोड़ा बड़ा होता है स्ट्राटा, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड देखो सम ऑफ द आइटम आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्राटा। हर स्ट्राटा में से, मान लो कॉमर्स 11th में से मैंने कुछ डाटा उठाया, है ना, नॉन मेड से मैंने कुछ डाटा उठाया, मेडिकल से कुछ डाटा उठाया, 12th कॉमर्स से मैंने कुछ डाटा उठाया, 12th नॉन मेड से मैंने डाटा उठाया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को जज कर दिया, सही है। मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है? देखो मेरिट्स, दिस मेथड कवर डाइवर्स कैरेक्टर। सभी लोग आगे, साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले भी, नॉन मेड वाले भी, है ना। देखो ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन ए कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा बिकम पॉसिबल। कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, कंपेयर करके देख सकते हैं। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट। ये मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, टाइम बचाता है, कॉस्ट बचाता है, ये सारी चीजें तो सब में ही आ जाएगी मेरिट में, ठीक है ना।
अच्छा, इसके बाद में क्या है, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स करेक्टर। सभी की नॉलेज तो होनी चाहिए मेरे को डाइवर्स करेक्टर की, तभी तो सैंपल छाट पाऊंगा। अब मान लो नॉन मेड वाली क्लास में मैं कभी गया नहीं, मैंने कभी देखी नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ ये बच्चा अच्छा है ये बेकार है स्पोर्ट्स के अंदर में, समझे ये बात है। अब स्पोर्ट्स टीचर को नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, पहले दिन हुआ आए हुए, तो वो तुम्हारी क्लास में से जज कैसे कर सकता है ये क्रिकेट में बढ़िया है ये बढ़िया नहीं है ना। जज तो तब किया जा सकता है जब उसने खेलते हुए देखा हो, है ना। तो ये बात है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्राटा। डिफरेंट स्ट्राटा में बांटते हुए कभी कभी पार्शियलिटी हो जाती है सेलेक्टर से और सब चीज़ों से, है ना, जो सैंपल को उठाने वाला है उससे। एक होता है देखो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। व्हाट इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग? सिस्टम होता है एक प्रॉपर हर चीज का। हर 10वां नंबर उठा रहे हैं हम, हर 10वां नंबर उठा रहे हैं। अगले दिन जैसे नहीं होता तुम्हारे स्कूल में होता है, जैसे मतलब इवन नंबर में पढ़ेंगे बच्चे आज, इवन नंबर में और दूसरा चौथा छठा आठवां ऐसे रोल नंबर पढ़ेंगे। खड़े हो पढ़ो बैठ जाओ, खड़े हो पढ़ो बैठ जाओ, ऐसे चलता है ना स्कूल में, है ना, वो वाली कहानी। ठीक है, गवार लोगों की कहानी होती है, पढ़ाओ खड़े हो बैठ जाओ, वो वाला सिस्टम है। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं ऐसे समझे, ये सिस्टम होता है, मतलब ये स्कूलों में चला रखा है सिस्टम। ठीक है, ये सिंधु बता रहा था मेरे को, स्कॉटिश वाला ठीक है, अब देखो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग समझ आया नहीं आया? मतलब एक सिस्टम बना दिया चीज का, हर दूसरा नंबर उठेगा, हर तीसरा नंबर उठेगा, सिमेट्री बना दिए किसी चीज की, है ना, किसी चीज को ऐसे करना है अपने को कंप्लीट। ठीक है, समझे नहीं समझे? तो ये बात है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। हर चौथा नंबर उठाना है, हर 10, मान लो 1,00,000 पीस है, हर 10वां नंबर उठाते हुए चलना है, चेक करते हुए चलना है, हर 20वां नंबर चेक करते हुए चलना है। ठीक है, एज ए सैंपल उठाते हुए चलना है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलते हैं इसको। इसके बाद में क्या है, मेरिट्स क्या है, देयर इज अ वेरी सिंपल मेथड, आसान मेथड है, टाइम बचता है, 2-4 चीजें और लिखना है। मेरिट्स तो यही होगी इसकी, है ना। देयर इज हार्डली, और देखो पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्सनल बायसनेस नहीं होती इसके अंदर में, है ना। कोटा सैम्पलिंग। व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग? कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, डिफरेंट कोटा बना दिए जाते हैं और उस कोटा में से सेलेक्ट किया जाता है। अब नहीं होते अपने कास्टों में कोटा बनाया हुआ है अलग अलग, ये मतलब वो झाड़ू लगा रहा है कोटा सैम्पलिंग का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट ये जाट हैं, ये पंडित हैं, ये बनिए हैं, ये चमार हैं, ये फलाना है, ये दिमका, ये कोटा बना दिया अलग 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 अलग। जातियों में भी तो कोटा बना हुआ है, बना हुआ है नहीं बना हुआ? कोटा बना हुआ है हर चीज का, फलाना का ये, दिमकाना का ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये बना हुआ है। जातिवाद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो सभी लोग इक्विवेलेंट होने चाहिए। जातिवाद बहुत गलत है, ये पॉलिटिक्स है ना जो जातिवाद से बनाई गई है, सारा कुछ जातिवाद पे ही निर्भर करता है। जब तक ये लड़ाई नहीं करवाएंगे, जब तक इनका वोट बैंक पूरा नहीं होता। मुसलमान बहुत बढ़िया लोग भी होते हैं, अब तुम बोल रहे हो घटिया लोग, मेरे दोस्त हैं मुसलमानों में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन घटिया लोग इन्होंने बना दिए ना, न्यूज़ वालों ने। न्यूज़ वाले पागल बनाए जाते हैं सारा दिन बिठा के लोगों को, और ये बन जाते हैं पागल का मुसलमान। इतनी दुश्मनी पैदा कर दी लोगों के बीच में, मतलब कोई घटिया नहीं होते, अच्छे भी होते हैं लोग, आम लोग भी होते हैं, बेकार भी होते हैं, आम भी होते हैं। चलो मान लिया 100 में से 10 बेकार हो गए, तो सारे बेकार हो गए क्या? समझे, ये बात है। आप बेकार कहने वाले हो कौन हर चीज को? अपने से कोई वो बोरी थोड़ी लेके जा रहा होगा बंदा जो आपको उसको बेकार कह दिया 1 मिनट में, क्या पता अपनी जगह वो सही हो। तो ये बात है। कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का मतलब क्या है, देखो सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स। देखो फर्दर सम कोटा ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्टेड एज ए सैम्पल आइटम फिक्स फॉर ईच ग्रुप्स। ठीक है ना, हर ग्रुप से एक परसेंटेज निकाल ली कि भाई इस ग्रुप से इतना कोटा निकालना है, 10% सेलेक्ट किए, ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट किए, है ना। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जैसे आपकी सुविधा हो, जैसे आपका बजट हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता हो आपके बिजनेस को, वैसे आप सिलेक्शन करो। ठीक है ना, जैसे आपको सस्ता पड़ता हो, जो भी मेथड आपको उचित लग रहा है वो ठीक है। ओके, अच्छा। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। रिलायबल, देखो रिलायबल क्या है, देखो देयर इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय है, विश्वास करने लायक, है ना। साइज ऑफ द सैंपल, भाई जितना बड़ा साइज होएगा उतना ही ज्यादा बेटर है, जितना बड़ा सैंपल होएगा उतनी तो एक्यूरेसी आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उतना ही तो बढ़िया कंक्लूजन निकल पाएगा ना, समझे। अब मान लो 10 पीसेस के बेसिस पे जज कर रहे हो किसी चीज को, आप 100 पीसेस के बेसिस पे जज करोगे तो क्या होएगा, ज्यादा एक्यूरेसी आएगी एज कंपेयर टू द 10 पीसेस, है ना। तो ये बात है।
मेथड ऑफ सैम्पलिंग देखो, इफ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट देखो सिंपल एंड जो भी है ये जो भी है एग्जॉस्टिव, इट विल नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। मतलब अगर सैंपल रिलायबल नहीं है, सैंपल भरोसेमंद नहीं है, तो भाई कंक्लूजन नहीं निकल सकता ना। पॉपुलेशन का कंक्लूजन कैसे निकालोगे आप सही? सपोज दैट मान लो मेरे को सेलेक्ट कर लिया किसी ने, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जज कर दिया कि सारी पॉपुलेशन बढ़िया है, क्या पता घटिया हो, है ना। कॉलेज में मान लो मेरे को सैंपल के रूप में उठा लिया था, उठा लिया कि भाई आ जाओ, मेरे को तोड़ ही नहीं पाए। तोड़ो जितनी बस की, जिसको जो पूछना है पूछो। तुम्हारे सामने बैठा हूँ, फाइल कहाँ पे है? मैं कहा फाइल की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? तुम्हारे सामने फाइल ही तो बैठी है, समझ आ रही है? तुमको जो पूछना है पूछो। फाइल की रिक्वायरमेंट क्या है? फाइल एक फॉर्मेलिटी तो है। आपको जो पूछना है पूछो। कंपनी लो लिखा हुआ है मैंने अपने हाथ से, आप कंपनी लो गए इंटरव्यू ले रहे हो ना, आपकी जो बस की है पूछो। आपकी नहीं है बस की, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आप बता दो। 2 घंटे इंटरव्यू चलाने के बाद में भी नहीं तोड़ पाए बंदे। 5-5 मिनट में निकाल रहे थे, 5-5 मिनट में, तो हाँ 5 मिनट हुए निकलो। 3-3 बच्चों को लेके आ रहे थे एक साथ। तोड़ो मेरे को जितना तोड़ सकते हो बस की तोड़ो। ओपन चैलेंज फॉर ऑल, तोड़ो जिसको जिसकी बस की है। नहीं तोड़ सकते, लिखा हुआ लो आज से। तुम 1956 एक्ट की बात कर रहे हो, मैं 2013 एक्ट की बात कर रहा हूँ, और पुरानी बातें कर रहे हैं। मैंने उनको वहाँ पे लेक्चर दिया, फिर 2 घंटे बिठा के बढ़िया फर्स्ट क्लास। मेरे नंबर भी असेसमेंट में पूरे लगे, सारी चीज़ समझे, बढ़िया 2 घंटे लेक्चर लगा उस चीज़ के ऊपर। बोला कोई 20 केस स्टडी बताओ, मैंने सुनो नंबर 1 नंबर 2 नोट करो, बताता हूँ। वो सारे यूँ खड़े हुए देखे, वो मैडम को भी नहीं पता थी, जो कंपनी लोग की टीचर है साइड में बैठी है, देख रही है तमाशा। मैडम आपसे ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है बंदा, क्या करना है। आपसे ज़्यादा कैपेबल है, मतलब आपसे ज़्यादा आता है कंपनी लो, आप तो पढ़ा रहे हो, इसको आपसे ज़्यादा आता है सोचा जाए तो ये चीज़ें होती है। अब मैं जाता नहीं था, बस वो ज़्यादा कंपलसरी कर देते थे ना, भाई आना ही पड़ेगा नहीं तो असेसमेंट काट लेंगे, ये कर देंगे, तो तब जाना पड़ता था बस। और जाने में फिर ऐसा होता था, वो मैडम ये सोच रही थी नहीं आ रहा तो बढ़िया है ये। ठीक है, तो ये बात है। अब देखो बेसिस ऑफ कोरोस्पोंडेंट एंड एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर देखो कौन होता है, कोरोस्पोंडेंट कौन होता है? देखो पर्सनल बायसनेस ऑफ द कोरोस्पोंडेंट एंड एन्यूमरेटर शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। मतलब जितना एन्यूमरेटर हो कम है, अदरवाइज रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डाटा इज बाउंड टू सफर। मतलब पर्सनल बायसनेस होगी। अब मान लो एक तो होता है मशीन से छट रही है कोई चीज़, पर्सनल बायसनेस की कहानी खत्म। एक होती है इंसान छाट रहा है, इंसान जहाँ पे आ जाएगा ना बीच में, वहाँ पे गपला तो होएगा। नहीं समझे बात? ये है जहाँ पे इंसान बीच में आ गया ना, तो ये मान के चलो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। अपने तरीके से सभी लोग सोचते हैं, कोई कम गड़बड़ करेगा, कोई ज़्यादा गड़बड़ करेगा, कोई उससे भी ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो सही वो। जहाँ पे मशीनाइजेशन है, मशीन को दे दिया छांटने के लिए, मैंने कमांड लगा दी, प्रोएम्प्ट कमांड लगा दी, अपना आप छांट रही है मशीन, वहाँ पे बायसनेस होने के चांसेस ही नहीं है। मैंने एक्सेल को कमांड दे दी कि हर 100वां नंबर छाटो, हर 100वें नंबर पे ग्रीन कलर कर दो, हर 1000वें नंबर पे ये कर दो, तो एक्सेल को दे दी कमांड, बात खत्म, मशीन अपना आप ऑपरेट हो रही है। अब तुम छाटोगे 100वां गलती कर दोगे, 1 करोड़ पीस छाटने हैं, ये समझे, ये बात है। मशीन कभी गलती नहीं करती, और कई बार पर्सनल बायसनेस भी हो जाती। तो इसका नाम आ गया पीयूष का, चल काट दो इसको, काटो, इसको दिखना नहीं चाहिए नाम। फिर भी कौन उसकी बात कर रहे क्या? अब देखो ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर, एक एन्यूमरेटर की प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। एन्यूमरेटर कौन होता है? जो सैंपल को छांटता है। एन्यूमरेटर अगर एक्सपर्ट नहीं होएगा तो क्या वो प्रॉपर छांट पाएगा सैंपल? नहीं छांट पाएगा ना, और नहीं छांट पाएगा सैंपल तो गलती होएगी तो कंक्लूजन बेकार निकलेंगे, फिर फायदा क्या है सैंपल का? मान लो एन्यूमरेटर ऐसा होना चाहिए जो एक्सपर्ट हो उस चीज में, उस फील्ड में, सिलेक्शन करने में और सारी चीज में। मान लो कोई स्पोर्ट्स टीचर है तो उसको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में, सारी चीजें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए उसको उस चीज में, तभी वो छांट पाएगा, है ना। देखो है थोड़ा सा रह गया, बस ये हो गया कंप्लीट है, 1 पेज रह गया बस, फायदे बताने हैं। सेंसस मेथड के फायदे क्या है? देखो सेंसस एंड सैंपल मेथड ए कंप्रीहेंसिव आउटलुक। कवरेज किस में ज्यादा होती है बताओ? सेंसस में, सैंपल में? सेंसस में कम होती है कवरेज और सैंपल में ज्यादा होती है।
अब सेंसस मेथड को स्टडी 1 करोड़ पीस स्टडी करने पड़ेंगे, उसमें तो 10 पीस निकाले, स्टडी किए, उसके बेसिस पे जज कर दिया, तो कवरेज ज्यादा सैंपल मेथड में होती है। सुटेबल कौन सा रहता है, देखो अगर इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना है, डीपली एग्जामिनेशन करना है तो सेंसस मेथड है ना, अगर मान लो यूं ही ऊपर ऊपर से एग्जामिनेशन करना है तो सैंपल मेथड बेटर है। एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होती है, सेंसस मेथड में, एज कंपेयर टू द सैंपल मेथड। सेंसस मेथड इज रिलायबल फॉर द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ज्यादा किसमें होती है, सेंसस मेथड में। कॉस्ट किसमें ज्यादा आती है, सेंसस में ज्यादा आती है। टाइम किसमें ज्यादा लगता है, सेंसस में, बात खत्म। नेचर ऑफ आइटम, नेचर ऑफ आइटम देखो सेंसस मेथड में डिफरेंट आइटम होती है, डाइवर्स इन करेक्टर आइटम होती है, लेकिन सिंपल मेथड में सेम आइटम होनी चाहिए। सेम आइटम मतलब सिमिलर आइटम, जैसे मैंने तुमको लाइट का एग्जांपल दिया था, सेम आइटम होनी चाहिए तभी सिलेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाथी और घोड़े में से सिलेक्शन कैसे करेंगे, एक जगह हाथी खड़े, एक जगह बकरी है, एक जगह गधे है ना, कैसे सिलेक्शन होएगा। सेम चीजों में से सिलेक्शन पॉसिबल है, डिफरेंट चीजों में से सिलेक्शन नहीं हो सकता, समझे। सैंपल हमेशा सिमिलर चीजों में से उठाया जाता है। अब मान लो कुत्ते हैं 100 और 100 बकरियां हैं, क्या सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। 100 कुत्तों में से अलग से सिलेक्शन हो सकता है, 100 बकरियों में से अलग से सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। लेकिन और सेंसस में क्या होता है, डाइवर्सिटीज को स्टडी किया जाता है। चैप्टर कंप्लीट।